अमरदीप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल CGPSC नॉलेज में। दोस्तों, जो हमारी ग्रामीण विकास वाली वीडियो सीरीज चल रही है, आज इसमें हम मनरेगा का सेकंड पार्ट देखेंगे। कल की क्लास में हमने मनरेगा का बेसिक चीजें समझ लिया था। आज की क्लास में हम मनरेगा को आगे बढ़ाएंगे और ये देखेंगे कि मनरेगा के अंतर्गत ग्राम सभा को क्या पावर है, ग्राम पंचायत को क्या पावर है, जनपद पंचायत को क्या पावर है और जिला पंचायत को क्या पावर है। क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके पेपर में बनते हैं कि जॉब कार्ड जारी कौन करता है, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, या काम को 15 दिन के भीतर काम दिलाने की जिम्मेदारी किसकी होती है। तो ये सब पार्ट भी क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकते हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो जो है कई चीज मनरेगा के बारे में इकोनॉमिक सर्वे में दी हुई है, लेकिन जो आज की क्लास में हम कवर करेंगे कि किसको क्या पावर है, ग्राम सभा को क्या पावर है, ग्राम पंचायत को क्या है, जनपद को क्या है, जिला को क्या है, ये पार्ट आपको इकोनॉमिक सर्वे में भी नहीं मिलेगा। तो काफी ज्यादा मेहनत लगी इस चीज को ढूंढने के लिए, क्योंकि अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में आते ही हैं, कई पेपर में आ भी चुके हैं वीडियो के अलावा भी, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए चालू करते हैं हम आज की क्लास और मनरेगा का जहां पे हमने कल खत्म किया था वहीं से आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि हमने कल की क्लास में देखा था, मनरेगा के अंतर्गत जो है भारत सरकार 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाती है। ये गारंटी देती, कानूनी गारंटी कि 100 दिन का रोजगार जो है ग्रामीण निर्धन परिवारों को दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत हितग्राहियों को आवास निर्माण के लिए मनरेगा के अंतर्गत सामान्य क्षेत्र में 90 दिन व पहाड़ी व दुर्गम क्षेत्रों में 95 दिन का कार्य का अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा। यानी कि मनरेगा योजना को किससे जोड़ दिया जा रहा है, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना जो है उससे जोड़ दिया जा रहा है। क्योंकि प्रधानमंत्री जो आवास योजना है ग्रामीण क्षेत्र की, उसके अंतर्गत जो आवास निर्माण हो रहे हैं, तो जो मनरेगा योजना के अंतर्गत 100 दिन का रोजगार की गारंटी दे रही है भारत सरकार, अब घर बनाने के लिए हितग्राहियों को 90 दिन सामान्य क्षेत्रों में और दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र यानी जंगल क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, जनजाति क्षेत्र, यहाँ पे 95 दिन का अतिरिक्त लाभ दे रही है। यानी 100 दिन प्लस सामान्य क्षेत्र के लिए 90 दिन और दुर्गम क्षेत्रों के लिए प्लस 95 दिन, यानी 190 से 195 दिन का रोजगार मिल जाएगा। यानी मनरेगा योजना के अंतर्गत 100 दिन का, और यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मनरेगा से रिलेटेड कार्य ही आवास निर्माण भी है, तो उसके लिए 90 दिन का अतिरिक्त रोजगार दे रहे हैं। कहाँ पे, सामान्य क्षेत्र में, और 95 दिन का अतिरिक्त रोजगार देंगे पहाड़ी व दुर्गम क्षेत्र में। तो याद रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है कि मनरेगा योजना के अंतर्गत और कौन सी योजना के लिए लाभ दिया जा रहा है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना के भी जो है मनरेगा योजना के अंतर्गत आवास निर्माण के लिए श्रमिकों को काम दिया जा रहा है। क्लियर है? तो ये चीज को याद रखिएगा जो चीज मैंने आपको यहाँ पर बताया है। अगला यहाँ पर देखते हैं कि योजना के अंतर्गत जिला स्तर पर मजदूरी व सामग्री में 60:40 के अनुपात में राशि का व्यय का प्रावधान है। यानी यहाँ पर इस योजना के अंतर्गत जो जिला स्तर पर जितनी भी राशि का आवंटन किया जाएगा, उस राशि का 60% जो होगा वो मजदूरी के लिए होगा और 40% जो होगा वो सामग्री के लिए होगा। क्योंकि मजदूरी का काम करेंगे तो अगर कुछ सामग्री तो लगेगी, चाहे रोड बनाने का काम दे रहे हो तो डामर लगेगा, ठीक है, आवास का निर्माण के लिए कर रहे हैं तो सीमेंट, आपका जो पत्थर होते हैं, ठीक है, ईंट होती है, उस सब के लिए भी तो पैसा की यहाँ पर मंजूरी दी जाएगी। तो योजना के अंतर्गत जिला स्तर पर मजदूरी व सामग्री के लिए 60:40 के अनुपात में राशि का प्रावधान होगा। यानी जिला स्तर में जितनी राशि मनरेगा के लिए दी जाएगी उसका 60% खर्चा जो होगा वो मजदूरी व्यय में किया जाएगा, जबकि 40% जो खर्चा है वो सामग्री व्यय में दिया जाएगा। अगला है मनरेगा की धारा 27 के अंतर्गत योजना क्रियान्वयन से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए जिला स्तर पर 17 लोकपाल की नियुक्ति की व्यवस्था है। यानी मनरेगा की धारा 27 के तहत अगर आपको मनरेगा योजना के अंतर्गत कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आपको कंप्लेन करनी है, तो आप कंप्लेन कहां कर सकते हैं, लोकपाल के पास। तो लोकपाल की नियुक्ति की गई है। कितने लोकपाल, जिला स्तर पर 17 लोकपाल की नियुक्ति की व्यवस्था है। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में 28 जिले हैं, अभी नए जिलों को छोड़ के बता रहा हूँ, गोरेला, पेंड्रा, मरवाही को जोड़ दे तो 28 जिले हैं। तो 28 जिलों के जो प्रादेशिक क्षेत्र है उनको 17 प्रादेशिक क्षेत्र में बांट दिया गया है
और उस 17 प्रादेशिक क्षेत्र में 28 जिलों में 17 प्रादेशिक क्षेत्र को बांट दिया गया और 17 लोकपाल की नियुक्ति कर दी गई है। यानी जिन जिलों की सीमा आपस में सट रही, छोटा जिला है तो वहां पर 2 जिलों को मिला दिया गया है और बड़े जिले तो उस जिले में 1 लोकपाल है। तो इस तरीके से 28 जिलों को 17 प्रादेशिक क्षेत्र में बांटकर 17 लोकपाल की नियुक्ति की गई है। अब लोकपाल ने कुछ डिसीजन दिया, उसके पास शिकायत आई, लोकपाल ने डिसीजन दिया, तो उस डिसीजन के विरुद्ध कहां अपील की जा सकती है? तो लोकपाल के निर्णय के विरुद्ध अपील राज्य स्तर पर त्रिसदस्यीय अपीली प्राधिकरण का गठन किया गया है। यानी राज्य स्तर पर 3 सदस्यों का एक प्राधिकरण बनाया गया है। तो लोकपाल के निर्णय के विरुद्ध इस राज्य स्तर पर जो त्रिसदस्यीय अपीली प्राधिकरण बना है वहां पर आप अपील कर सकते हैं। क्लियर है? तो अगर फिर से मैं एक बार समझा देता हूं, हमारे जो 28 जिले हैं अब नए जिलों को छोड़कर उनको 17 भागों में बांट दिया गया है उनकी निकटता के आधार पर। उन 17 भागों में बांटकर वहां पे 17 लोकपाल की नियुक्ति कर दी गई है। तो मनरेगा योजना के क्रियान्वयन में कुछ दिक्कत होती है तो उसकी अपील कहां की जाती? लोकपाल के पास। अब लोकपाल अपील सुनकर उसमें निर्णय देगा, उस निर्णय से जो है शिकायत करता है जिसके विरुद्ध निर्णय दिया है वो सहमत नहीं है तो वो कहां अपील कर सकता है? राज्य स्तर पर जो त्रिस्तरीय प्राधिकरण बना है, ये त्रिस्तरीय नहीं त्रिसदस्यीय प्राधिकरण बना है, यानी उस वहां पे 3 सदस्यों वाला प्राधिकरण होगा, वहां पर अपील कर सकते हैं मनरेगा योजना के अंतर्गत लोकपाल के निर्णय के विरुद्ध। अब हम देखते हैं कि मनरेगा योजना के अंतर्गत ग्राम सभा की क्या पावर है या क्या अधिकार या ग्राम सभा के क्या कार्य है। तो यह मजदूरी मांगने वालों की बातें सुनने व उनकी मांगों को पूरा करने का प्रमुख मंच है। यानी जो मजदूरी मांग रहे हैं, जो मजदूर हैं, श्रमिक हैं, जो अकुशल श्रम करने के लिए तैयार हैं, उनकी मांगों के बारे में ये बातें कौन सुनेगी? ग्राम सभा सुनेगी। और उनकी मांगों को पूरा करने का अधिकार किसके पास है? ग्राम सभा के पास है। क्योंकि कोई भी क्षेत्र में क्या काम होना है, कौन से गांव में क्या काम होना है, उस काम को फाइनल करने की जो अंतिम प्राधिकरण होता है वो ग्राम सभा ही होती है। आगे मैं यहां पर बताऊंगा भी कि ग्राम सभा की क्या पावर है कि उस ग्राम क्षेत्र में जो भी कार्य होने हैं उसको अंतिम वहां पर क्या कार्य होना है उसकी स्वीकृति देने का जो अंतिम प्राधिकरण है वो ग्राम सभा है। तो अगर आपसे पूछा जाए मनरेगा योजना के अंतर्गत गांव में काम होने की, यानी गांव में क्या काम होगा उसका अंतिम फैसला कौन लेता है? तो ग्राम सभा लेती है। क्लियर है? अगला है अधिकार, देख लेते हैं ग्राम सभा का। मनरेगा योजना के अंतर्गत शुरू किए जाने वाले कार्यों की सिफारिश करना, यानी मनरेगा योजना के अंतर्गत ग्राम में क्या काम होंगे उसकी सिफारिश करना एवं उस कार्य को निर्धारित करने वाला अंतिम प्राधिकरण। या जैसे कि मैंने बताया कि उस गांव में क्या काम होगा उसको डिसाइड करने वाले अंतिम प्राधिकरण या अंतिम फैसला किसका होता है? ग्राम सभा का होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला, ग्राम पंचायत के कार्यों के निष्पादन की निगरानी करना, यानी ग्राम पंचायत क्या क्या कार्य करवा रही है मनरेगा योजना के अंतर्गत उसकी निगरानी रखने का कार्य भी किसका है? ग्राम सभा का है। अगला है सामाजिक लेखा परीक्षा करने का प्रमुख मंच। सामाजिक लेखा परीक्षा यानी जो लेखा बनाए गए हैं मनरेगा योजना के अंतर्गत तो पारदर्शिता लाने के लिए कभी भी उसकी जांच की जा सकती है। तो जांच की जिम्मेदारी किसकी होती है? ग्राम सभा की। मतलब जांच तो ग्राम पंचायत भी कराती है लेकिन उसका जो अंतिम फैसला, जो रिपोर्ट रहती है जांच के बाद क्या रिपोर्ट है वो ग्राम सभा के सामने रखा जाता है। अगर उसमें कुछ ऑब्जेक्शन उठाना रहता है तो ग्राम सभा के सदस्य ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं, या इनको कुछ दस्तावेज चाहिए रहता है जांच करने के लिए तो वो भी मांग सकते हैं। तो जो सामाजिक लेखा परीक्षा होता है, जो हम आगे सामाजिक अंकेक्षण भी पढ़ेंगे, उसमें भी ग्राम सभा का महत्वपूर्ण भागीदारी होती है, यानी पारदर्शिता लाने के लिए। क्योंकि ग्राम सभा में ग्राम के सभी वयस्क सदस्य शामिल होते हैं, तो गांव में क्या काम हो रहा है, कितनी प्रगति हुई है, कितना पैसा दिया जा रहा है, सबकी जानकारी ग्राम सभा के पास होना जरूरी है, ताकि वो तो खुद देख सकते हैं कि उनके गांव में ये काम हुआ है कि नहीं हुआ है, वो तो डायरेक्ट देख सकते हैं। तो सामाजिक लेखा परीक्षा कराने का प्रमुख मंच है ग्राम सभा। क्लियर है? आगे हम बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं ग्राम पंचायत के अधिकार क्या हैं। अभी हमने देखा ग्राम सभा, जैसे कि आपको पता है सबसे ऊपर जिला पंचायत, उसके नीचे जनपद पंचायत, सबसे उसके नीचे ग्राम पंचायत और ग्राम पंचायत के नीचे ग्राम सभा। तो जो हमारी पंचायती राज व्यवस्था उसकी सबसे छोटी इकाई क्या है? ग्राम सभा, जो हमने देख लिया। अब ग्राम पंचायत के अधिकार देखते हैं। पंजीयन के लिए आवेदन प्राप्त करना है और उन्हें सत्यापित करना, यानी अगर किसी श्रमिक को अगर मनरेगा योजना के अंतर्गत काम चाहिए तो वो अपना पंजीयन कहां जाके करवाएगा? ग्राम पंचायत में। क्लियर है?
अगर किसी श्रमिक को मनरेगा योजना के अंतर्गत पंजीयन कराना है तो वो अपना पंजीयन कहाँ कराएगा, ग्राम पंचायत में, और ग्राम पंचायत ही उसके पंजीयन को सत्यापित करेगी, यानी जो उसमें जानकारी दिया है वो फॉर्म भरते समय उसको सत्यापित करने का काम भी किसका है, ग्राम पंचायत का। सेकंड पॉइंट, परिवारों को पंजीकृत करना। परिवारों को पंजीकृत करने का मतलब है कि अगर मनरेगा योजना के अंतर्गत ऐसा नहीं कि कोई परिवार का कोई एक ही सदस्य के नाम पर जॉब कार्ड बनेगा, वहां पर उस परिवार के जितने भी सदस्य जो अकुशल श्रमिक बनना चाहते हैं उन सब का नाम उस जॉब कार्ड में रहेगा। ये मैं आपको आगे भी समझाऊंगा। तो उस मनरेगा योजना के अंतर्गत परिवारों को पंजीकृत करना, यानी कौन से परिवार गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं और कौन से परिवार में जो रहने वाले लोग हैं वो अकुशल श्रम करना चाहते हैं, तो उस पूरे परिवार को पंजीकृत करने का भी काम कौन करेगा, ग्राम पंचायत करेगा। तीसरा है जॉब कार्ड जारी करना। जैसे कि कल भी मैंने आपको बताया था कि जॉब कार्ड जारी किया जाता है, तो आपसे पेपर में पूछा जा सकता है जॉब कार्ड जारी कौन करता है, तो जॉब कार्ड जारी करता है ग्राम पंचायत। ठीक है, तो ये पेपर में आ सकता है क्वेश्चन, जॉब कार्ड जारी करने की पावर किसके पास है, ग्राम पंचायत। तो मैंने कल आपको एक बेसिक चीज आइडिया दिया था कि ये एक आइडेंटिफिकेशन कार्ड टाइप का होता है जॉब कार्ड, वैसे ही होता है, लेकिन अंतर सिर्फ यहाँ पर यह होता है कि जॉब कार्ड में केवल एक ही व्यक्ति का नाम नहीं होता, उस परिवार के हर सदस्य का नाम होता है जो अकुशल श्रम करना चाहते हैं। अब देखिए ऐसा भी हो सकता है कि जो 100 दिन का रोजगार देना है, परिवार में मान लेते हैं उस जॉब कार्ड में 4 सदस्यों के नाम है जो अकुशल श्रम करना चाहते हैं, तो अगर मान लीजिए ऐसा भी किया जा सकता है कि उनको सबको 25-25 दिन का रोजगार दे दे, तो 4 सदस्य हैं, 25-25 दिन सब रोजगार पाए, तो 25 इंटू 4 कर लीजिए 100 हो गया। तो इस योजना के अंतर्गत जो 100 दिन का रोजगार दे रहा है भारत सरकार, वो एक परिवार के अगर 4 सदस्य उनको 25-25 भी डिवाइड कर दे तो इस तरीके से भी 100 दिया जा सकता है। ऐसा नहीं कि उसमें जॉब कार्ड में अगर 4 सदस्य का नाम है तो केवल एक ही व्यक्ति को 100 दिन मिल गया, तो बाकी जो 3 व्यक्ति उनको कोई रोजगार नहीं मिलेगा। ठीक है, यानी कुल मिलाकर एक जॉब कार्ड के अंतर्गत 100 दिन का रोजगार देना है। यानी एक जॉब कार्ड के अंतर्गत मान लीजिए 2 सदस्य का नाम है परिवार के जो अकुशल श्रम करना चाह रहे हैं, तो एक को 70 दिन, एक को 30 दिन, ऐसे मिला के भी 100 दिन दिया जा सकता है। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार तो 150 दिन दे रही है, तो 150 दिन का डिवाइड कर लीजिए आप। तो यानी मेरे समझाने का मतलब ये है कि जॉब कार्ड में ऐसा नहीं कि एक जॉब कार्ड में परिवार के 4 सदस्यों का नाम है तो चारों को 100-100 दिन का रोजगार मिलेगा, चारों को मिलाकर 100 दिन का रोजगार मिलेगा। क्लियर है? तो याद रखिएगा जॉब कार्ड में जो है जितने सदस्यों का नाम होगा उनको जितने भी सदस्य हैं उनको मिलाकर 100 दिन का रोजगार। अगर किसी एक ही सदस्य को 100 दिन का दे दिए उन लोग, तो बाकी सदस्यों को कोई रोजगार नहीं मिलेगा। ये चीज का ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट, कार्य के लिए आवेदन प्राप्त करना। अब जिनका जॉब कार्ड बन गया यानी वो वैलिड हो गए, वो मनरेगा योजना के अंतर्गत काम पा सकते हैं। तो वैलिड होने के बाद वो क्या करेंगे, ग्राम पंचायत के पास ही अपना आवेदन करेंगे कि मेरे को ये कार्य करना है। तो कार्य के लिए आवेदन प्राप्त करना, यानी कोई व्यक्ति अगर काम करना चाह रहा है जिसको जॉब कार्ड मिला हुआ है मनरेगा योजना के अंतर्गत, अकुशल श्रम करना चाह रहा है, तो वो कहाँ पे अपना अपील या कहाँ पे अपना आवेदन प्रस्तुत करेगा, वो करेगा ग्राम पंचायत के पास। अगला पॉइंट, आवेदन के 15 दिनों के भीतर कार्य आवंटित करना। यानी जो कार्य आवंटित करेगा 15, जैसे आपको पता आवेदन करने के 15 दिन के भीतर कार्य आवंटित होगा, तो कार्य आवंटित करने का काम भी किसका है, ग्राम पंचायत का। तो ग्राम पंचायत जो है कार्यों को आवंटित भी करेगी कि किसको क्या कार्य देना है। क्लियर है? तो याद रखिएगा आवेदन के 15 दिनों के भीतर कार्य आवंटित करने का काम किसका है, ग्राम पंचायत का। अगला पॉइंट, सामाजिक लेखा परीक्षा के लिए ग्राम सभा की बैठक बुलाना। तो जो जैसे कि मैंने यहाँ बताया कि ग्राम सभा क्या करती है, सामाजिक लेखा परीक्षा करती है, तो सामाजिक लेखा परीक्षा के लिए ग्राम सभा की बैठक कौन बुलाएगी, ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत का जो सरपंच रहता है वो उसकी बैठक बुलाता है, यह पंचायती राज में पढ़े हुए हैं। अगला पॉइंट, सामाजिक लेखा परीक्षा के लिए ग्राम सभा को मस्टर रोल, बिल, वाउचर के दस्तावेज उपलब्ध कराना। मस्टर रोल क्या होता है, एक प्रकार का रजिस्टर होता है जिस दिन मतलब जैसे आप देखते होंगे, मैं एक सरल भाषा में आपको समझाता हूँ, कठिन में नहीं जाते, कि कोई मजदूर जब काम में आता है तो अपनी एंट्री करता है पहले कि आज मैं काम में आ गया, और जाते समय एंट्री करके जाता है कि मैं इतने समय जा रहा हूँ। तो वही जो होता है मस्टर रोल होता है, जिसको कि मैनेज किया जाता है, कि जिसमें हर मजदूर की जिसको रोजगार मिल रहा है उसका वहां पर हस्ताक्षर होता है जब वो काम में आता है कि आज उसका आ गया, तभी तो 100 दिन गिना जाएगा कि किसको क्या रोजगार मिल रहा है। या छत्तीसगढ़ सरकार 150 दिन देगी उस आधार पर। तो मस्टर रोल एक प्रकार का आप समझ लीजिए रजिस्टर होता है जिसमें मेंटेन किया जाता है कि मजदूरों को कितने दिन का रोजगार मिल रहा है।
क्लियर है। बिल वाउचर के दस्तावेज उपलब्ध कराना किसको? ग्राम सभा को। जो भी काम हो रहे हैं ग्राम पंचायत करवा रहा है, कितने को रोजगार मिल रहा है, क्या सड़क बना है, सबका दस्तावेज, बिल जो भी है, पावती आवती सब उपलब्ध कराएगा किसको? ग्राम पंचायत को, ग्राम सभा को, क्योंकि ग्राम सभा सामाजिक लेखा परीक्षा करती है। अगला है जागरूकता सृजन का कार्य करना, यानी समय समय पर जागरूकता फैलाना कि आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो मनरेगा योजना के अंतर्गत नहीं जुड़े लेकिन गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं और अकुशल श्रम करने के लिए तैयार हैं, तो उनको जागरूक करना कि वो मनरेगा योजना के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत करें, अपना जॉब कार्ड बनवाए, ये सब करना। ठीक है, अब मैं जॉब कार्ड के बारे में भी कुछ बता देता हूं। यह एक मुख्य दस्तावेज है जिसमें मनरेगा के तहत मजदूरों की हकदारियों को रिकॉर्ड किया जाता है। यानी यह एक मुख्य दस्तावेज है, मेन दस्तावेज है जिसमें मनरेगा के तहत मजदूरों की हकदारियों को रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे आइडेंटिफिकेशन कार्ड है, वहां पर जो काम करना चाहता है उसका फोटो सहित रिकॉर्ड किया जाता है उस जॉब कार्ड में। जैसे आप राशन कार्ड देखे होंगे जिसके नाम पर बन रहा है, तो कौन कौन उसके अंतर्गत आते हैं, उस परिवार के पीछे राशन कार्ड में फोटो लगाई जाती है। वैसे जॉब कार्ड भी जो होता है उसमें परिवार के सदस्यों की फोटो रहती है, जो अकुशल श्रम करना चाहता है उसकी। यदि कोई परिवार पंजीयन के लिए पात्र पाया जाता है तो ग्राम पंचायत आवेदन किए जाने के 15 दिन के भीतर जॉब कार्ड जारी करेगी। यानी यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया, अगर कोई परिवार कार्य करना चाह रहा है तो पंजीयन करवाएगा ग्राम सभा के पास। तो ग्राम सभा जब पंजीयन के लिए वो आवेदन करेगा, पंजीयन करवाने के लिए यानी अपना जॉब कार्ड बनवाने के लिए, तो जब वो पंजीयन कराएगा तो पंजीयन के 15 दिन के भीतर उसको जॉब कार्ड दे दिया जाएगा। और जब वो दोबारा जॉब कार्ड पाने के बाद आवेदन करेगा कि मेरे को काम चाहिए, तब उसको 15 दिन के भीतर काम उपलब्ध कराया जाता है उसके आवेदन करने के। तो याद रखिएगा, जॉब कार्ड जारी कब होता है? जॉब कार्ड जब जारी होता है जब कोई परिवार या कोई व्यक्ति अकुशल श्रम करना चाहता है और वो ग्राम पंचायत में जाकर पंजीयन कराता है, तो पंजीयन के दिन के 15 दिन के भीतर जॉब कार्ड ग्राम पंचायत जारी करता है। अगला पॉइंट, ग्राम पंचायत कुछ अन्य निवासियों की मौजूदगी में आवेदक परिवार के किसी एक सदस्य को जॉब कार्ड सौंपेगी। यानी जब उनका जॉब कार्ड बन जाता है तो ऐसा नहीं कि उसको अकेले में जाकर जॉब कार्ड दे देंगे, वहां पर जो ग्राम के कुछ अन्य निवासी भी मौजूद होंगे तब जॉब कार्ड देंगे। ये भ्रष्टाचार से या पारदर्शिता लाने के लिए काम किया जा रहा है, क्योंकि कई बार हो सकता है कि ग्राम पंचायत जो है ग्राम के किसी व्यक्ति के नाम पर जॉब कार्ड बनवा ले और उस व्यक्ति को पता भी नहीं है, और वो जॉब कार्ड बनवा के जो है उसमें लोगों को मतलब किसी को रोजगार नहीं मिल रहा है, लेकिन उसको मेंटेन कोई अन्य व्यक्ति कर रहा है। तो जो मजदूरी मिलनी है वास्तविक जिसके नाम पे जॉब कार्ड, उसको तो मजदूरी नहीं मिल रही, उसके बदले घपला करके ग्राम पंचायत खुद भी पैसा रख सकती है या ग्राम पंचायत किसी अन्य व्यक्ति को दूसरे के नाम पर काम दिलवा सकती है। तो वैसा ना हो, इसलिए जब जॉब कार्ड बनता है तो अन्य निवासियों की उपस्थिति में जो परिवार जॉब कार्ड बनवाए उसके किसी एक सदस्य को वहां पे जॉब कार्ड दे दिया जाता है। अगला पॉइंट, जॉब कार्ड के पिछले हिस्से में मनरेगा की विशेषता बताई जाती है और मजदूरों का क्या अधिकार है मनरेगा योजना के अंतर्गत, वो जॉब कार्ड के पिछले हिस्से में लिखा रहता है। अगला, जॉब कार्ड 5 वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगा और इसमें पात्र सदस्यों को जोड़ने या हटाने का प्रावधान है। मान लीजिए जॉब कार्ड जो होता है, एक बार जब जॉब कार्ड जारी होता है तो 5 वर्ष के लिए होता है, तो उस 5 वर्ष के लिए जब जॉब कार्ड जारी होगा उसमें 5 वर्ष के दौरान किसी सदस्यों का नाम उसमें से हटाया भी जा सकता है, जोड़ा भी जा सकता है। ठीक है, जैसे किसी की मृत्यु हो गई तो उसका नाम हटा देंगे। मान लीजिए कोई व्यक्ति व्यस्त हो गया, जब जॉब कार्ड बन रहा था व्यस्त नहीं था तो उसका नाम, वो भी अकुशल श्रम करना चाह रहा तो उसका नाम आप जोड़ देंगे। तो जॉब कार्ड में नाम को हटाया हुआ जोड़ा जा सकता है और एक बार जो जॉब कार्ड जारी होता है उसकी अवधि 5 वर्ष के लिए वैलिड रहता है। अगला देखते हैं, रोजगार गारंटी दिवस। तो प्रत्येक ग्राम पंचायत प्रत्येक माह में कम से कम एक बार रोजगार दिवस का आयोजन करेगी। इंपॉर्टेंट है, तो प्रत्येक ग्राम पंचायत प्रत्येक माह में कम से कम एक बार रोजगार दिवस का आयोजन करेगी और उस रोजगार दिवस में जो भी लोग आएंगे उसमें चालू तिमाही और आने वाली तिमाही के लिए जो संभावित काम है उसके लिए श्रमिकों को कार्य का आवेदन मंगाया जाएगा। यानी यहाँ पर जब रोजगार दिवस का आयोजन होगा, प्रत्येक माह में कम से कम एक बार होता है, ग्राम पंचायत करती है, तो वो अभी जो तिमाही चल रही है अगर उसमें किसी श्रमिक को काम करना है तो श्रमिकों को बोलेगा आवेदन करें, या आने वाले तिमाही में जो काम होना है वो भी बताएंगे और उसमें कोई श्रमिक काम करना चाहता है तो उसको बोलेंगे आप आवेदन करें। तो यानी यहाँ पर रोजगार दिया जाता है, इसलिए इसका नाम रोजगार गारंटी दिवस है कि जो अभी तिमाही चल रही है उसमें अगर कोई काम करना चाहता है तो उससे भी आवेदन मंगा लेते हैं, या कोई आने वाली तिमाही में काम करना चाहता है तो उससे भी आवेदन मंगाएगी कि आने वाली तिमाही में आप ये काम कर सकते हैं। तो रोजगार गारंटी दिवस मनाया जाता है ग्राम पंचायत द्वारा प्रत्येक माह में कम से कम एक बार।
अगला है ग्राम स्तर पे हो गया, ब्लॉक स्तर पर देख लेते हैं। तो ब्लॉक स्तर पर एक होता है कार्यक्रम अधिकारी जिसको बोला जाता है पीओ। क्लियर है, कार्यक्रम अधिकारी यानी प्रोग्राम ऑफिसर। तो यहाँ ब्लॉक स्तर पर ये अधिकारी होता है, इसका काम क्या होता है, यह ब्लॉक स्तर पर मनरेगा के तहत समन्वयक के रूप में कार्य करता है। इसकी मुख्य जिम्मेदारी इस बात को सुनिश्चित करना है कि जिन्होंने कार्य के लिए आवेदन किया है उन्हें 15 दिन के भीतर कार्य मिल जाए। जैसे कि ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी होती है कि वो आवेदक को 15 दिन के भीतर उसके आवेदन करने के 15 दिन के भीतर रोजगार उपलब्ध कराए, वरना उसको बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। तो बेरोजगारी भत्ता कौन देता है, राज्य सरकार देती है। तो यहाँ पर एक कार्यक्रम अधिकारी होता है जो ये सुनिश्चित करता है कि जो आवेदक ग्राम पंचायत में आवेदन किया उसको 15 दिन के भीतर रोजगार उपलब्ध कराया ही जाए। ये जिम्मेदारी कार्यक्रम अधिकारी की निगरानी की होती है। तो ये निगरानी करता रहता है कि जो आवेदन के उसको 15 दिन के भीतर रोजगार मिला है कि नहीं। तो अगर ग्राम पंचायत 15 दिन के भीतर रोजगार देने में असमर्थ होती है तो ग्राम पंचायत को बोलता है, उनके ऊपर प्रेशर डालते कि उसको वहां पर रोजगार दिया ही जाए। तो ये जो है 15 दिन के भीतर कार्य मिल जाए, उसकी निगरानी करने वाला ऑफिसर कौन होता है, कार्यक्रम अधिकारी, जो कि ब्लॉक स्तर पर काम करता है। अब जनपद पंचायत के कार्य देख लेते हैं। अभी तक हमने ग्राम पंचायत के कार्य देखा था, अब जनपद पंचायत के कार्य देखते हैं। ब्लॉक स्तर पर योजना को अनुमोदित कर जिला पंचायत को भेजना, यानी कई योजना ऐसे होती है जो ग्राम स्तर पर ना चल के ब्लॉक स्तर पर चलती, तो उन योजनाओं को अनुमोदित करना और जिला पंचायत को उसको आगे भेजना, क्योंकि अंतिम जिला पंचायत ही परमिशन देगी कि वो काम ब्लॉक स्तर पर चालू होगा कि नहीं। तो ब्लॉक स्तर पर योजना को अनुमोदित कर जिला पंचायत को भेजने का काम जनपद पंचायत का होता है। ग्राम पंचायत व ब्लॉक स्तर पर शुरू की गई योजनाओं की निगरानी का काम भी जनपद पंचायत हो, यानी जो ग्राम स्तर पर योजनाएं चल रही है और जो ब्लॉक स्तर पर यानी जनपद स्तर पर योजनाएं चल रही है उनकी निगरानी का काम भी जनपद पंचायत का होता है। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जनपद पंचायत या जिला पंचायत, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है ग्राम सभा और ग्राम पंचायत, जो हमने देख लिया है। अगला देखते हैं जिला स्तर पर। जिला स्तर पर जिला कार्यक्रम समन्वयक अधिकारी का नाम होता है जिला कार्यक्रम समन्वयक, जिसको डीपीसी कहा जाता है, जो कि जिला पंचायत का सीईओ यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी या जिला कलेक्टर होता है। तो जिला कार्यक्रम समन्वयक कौन होता है, जिला पंचायत का सीईओ होता है या जिला कलेक्टर भी हो सकता है। इससे नीचे का कोई अधिकारी नहीं हो सकता, ये दोनों के लेवल के ही अधिकारी होते हैं। तो इसका काम क्या होता है, जिला कार्यक्रम समन्वयक का जिले में योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी, जिले में मनरेगा योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी जिला कार्यक्रम समन्वयक का होता है। वैसे जिला पंचायत का क्या काम होगा, जो ब्लॉक स्तर पर जनपद पंचायत काम कर रही है वही काम जिले स्तर पर जिला पंचायत करेगी। यानी पूरे जिले में जो योजना चल रही है उसकी निगरानी करने का काम कौन करेगा, जिला स्तर पर जिला पंचायत करेगा। क्लियर है, तो ये भी इंपॉर्टेंट नहीं, ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, केवल मैंने यहाँ पर क्योंकि अपन पूरा स्तर पर पढ़ रहे हैं तो मैं यहाँ पर समझाना बेहतर समझा, इसको भी हम कवर कर लेते हैं। लेकिन ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के जो कार्य बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और पेपर में वही पूछा जाएगा। अगला हम देख लेते हैं विलंबित मजदूरी भुगतान का मुआवजा। जैसे कि मैंने कल बताया था कि जो मजदूरी का भुगतान किया जाता है या तो साप्ताहिक आधार पर होता है या 15 दिन में मैक्सिमम कर ही दिया जाता है। लेकिन मान लीजिए कभी ऐसा हो गया कि 15 दिन निकल गया लेकिन उसका मजदूरी का अभी भी भुगतान नहीं हुआ है, तो ऐसी स्थिति में जो मजदूरी का जब भुगतान किया जाएगा तो उनको मुआवजा भी दिया जाएगा। तो वो मुआवजा क्या होगा, प्रतिदिन 0.05% की दर से विलंब मुआवजा। मान लीजिए जैसे मजदूरी का भुगतान उसको 15 दिन में करना है मैक्सिमम, वैसे तो साप्ताहिक आधार पर होता है लेकिन मैक्सिमम 15 दिन में करना ही है। 15 दिन हो गए लेकिन यहाँ मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ, तो 16वें दिन की उसकी सैलरी मान लीजिए ये 204 रुपए एक दिन का है, तो 204 का 0.05% यानी इसका 0.05% निकाल लीजिए, जो भी आएगा उसको 204 में जोड़ दीजिएगा, उतनी राशि का भुगतान 16वें दिन किया जाएगा। अगर वैसे ही 17वें दिन जाना है तो हर दिन का जितना भी वैल्यू उसको ऐड करते जाइए। क्लियर है, तो 204 में उसको ऐड करते जाएंगे, प्रतिदिन जितनी भी वैल्यू निकल रही है वो ऐड कर देंगे तो उतनी दर से विलंब का मुआवजा होगा। जैसे मैं एक बार फिर से इसको क्लियर करके समझा देता हूं, जैसे 204 रुपए उसको प्रतिदिन देना है, ठीक है, तो प्रतिदिन 15 दिन तक उसको भुगतान कर देना है, लेकिन 15 दिन तक भुगतान नहीं किया तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, प्रतिदिन कितना मुआवजा देना होगा, इसको आप गुणा करके निकाल लीजिए, जितना भी आएगा। मान लेते हैं, मैं एक एग्जांपल के तौर पर बोलता हूं, मान लेते हैं ये 1 रुपए आता है, मान लेते हैं, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, ये ऐसे 1 रुपए तो नहीं आएगा, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो दो मान लीजिए उसने 15 मान लेते हैं ये भुगतान जो हो रहा है ये कौन से दिन में हो रहा है, 17वें दिन में हो रहा है। तो ये 204 रुपए,
क्योंकि दैनिक मजदूरी के आधार पर 204 रुपए 15 दिन में भुगतान करना है, तो इसका 15 इंटू कर लेना। ठीक है, जितना राशि यहाँ पर आ गया, ठीक है, 15 दिन में भुगतान करना है, तो जितना राशि यहाँ पर आ गया 204 का इंटू 15 उतना रुपए। तो 15 दिन के बाद क्योंकि मुआवजा भी ऐड होता है, तो मुआवजा कितना 2 दिन एक्स्ट्रा हो गए हैं, 17वें दिन उसका पैसा दे रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 204 इंटू 0.05 बाई 100, जितना आएगा ये एक दिन का मुआवजा हो गया, जितना आएगा उसमें इंटू 2 कर लेना, क्योंकि 17वें दिन दे रहे हैं, तो 204 का 15 दिन जितना हो गया उतना हो गया, प्लस जो ये वैल्यू आएगा उसका 2 से इंटू करके 204 इंटू 15 में ऐड कर देंगे, तो जो वैल्यू आएगा वो उसका मजदूरी भुगतान का मुआवजा हो गया, जो यहाँ पे आ रहा है उसका। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पर आप ये मत सोचिएगा कि 17वें दिन है तो यहाँ पर 17 का इंटू कर देंगे, क्योंकि मजदूरी का भुगतान 15 दिन मैक्सिमम बाद कर दिया जाता है, तो 2 दिन जो एक्स्ट्रा बाद दे रहे हैं वो अगले आने वाले में जुड़ेगा, ना कि इसमें जुड़ जाएगा। क्लियर है? तो याद रखिएगा, विलंबित मजदूरी का भुगतान का मुआवजा प्रतिदिन 0.05% की दर से विलंब मुआवजा देंगे, यानी 204 इंटू 15 और 17वें दिन दे रहे हैं तो 2 दिन एक्स्ट्रा हो गया, तो 204 इंटू 0.05 इंटू 100 जो भी वैल्यू आएगी उससे इंटू 2 कर देना और 2 दिन का मुआवजा निकल जाएगा, उसको इसमें ऐड कर देना, तो उसका पूरा पेमेंट निकल जाएगा, कितना उसको भुगतान करना है। क्लियर है? याद रखिए, विलंबित मजदूरी भुगतान का मुआवजा 0.05% प्रतिदिन के हिसाब से किया जाता है। कार्यस्थल पर उपलब्ध सुविधाएं मैंने कल भी बताई थी, वहां पे मैंने आपको बताया था कि शिशु गृह जो है वो बनाया जाता है, लेकिन उसकी कंडीशन है वो देख लीजिए, 5 वर्ष से कम आयु के अगर 5 से अधिक बच्चे वहां पर है, ठीक है, तो कार्यस्थल पर अगर 5 वर्ष से कम आयु के 5 से अधिक बच्चे उपलब्ध है तभी वहां पर शिशु गृह बनाया जाएगा। अगर 5 वर्ष से कम 5 वर्ष से अधिक आयु के 5 से कम बच्चे हैं तो शिशु गृह नहीं होता। क्लियर है? तो ये कंडीशन है, इसको भी वहां पे नोट कर लीजिएगा, 5 वर्ष से कम आयु के 5 से अधिक बच्चे हैं तो शिशु गृह यानी क्रेच वहां पर बनवाया जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर जो है मैंने कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी कवर करने की कोशिश की है, एक वीडियो और लगेगा, मनरेगा का पूरा पार्ट कवर हो जाएगा, क्वेश्चन बना के देख लीजिए, उससे बाहर नहीं जाएगा, तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।